स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी में। आज हम बात करेंगे अर्थ के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा। हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था सौर मंडल के बारे में डिस्कस किया था। और हमने बेसिक तौर पे हमने सौर मंडल के सारे ग्रहों उपग्रहों आदि के बारे में जान लिया था जो हमारे एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे अर्थ। अर्थ हमने यहाँ पे छोड़ दिया था। जैसे कि हम देख रहे थे सन है, सन के बाद बढ़ते हुए क्रम में हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सन से पहले सबसे पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, शुक्र के बाद पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद हमारा अभी पृथ्वी के बाद मंगल आएगा। और मंगल के बाद एक पट्टी बीच में पड़ी थी जिसको क्षुद्र ग्रह इसमें थे, क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल। और उसके बाद बृहस्पति आएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। फिर शनि आएगा, शनि के बीच, शनि के बाद अरुण, फिर वरुण। ये हमारा सीरीज थी सूर्य से बढ़ते क्रम में। तो हमने पृथ्वी को छोड़ दिया था और इसके बारे में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बारे में बात कर लेते हैं आज, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सब्जेक्ट पर आगे ध्यान रखेंगे। देखिए, पहली बात एक चीज़ और मैं बता दूं कि हमें क्लास के साथ साथ हमें टेस्ट भी करना है, तो मोर देन टेस्ट, क्योंकि हमें अपनी गलतियों को अगर सुधारना है तो हमारे टेस्ट बहुत ज़रूरी है। टेस्ट हमें देना चाहिए, तो यहाँ पे मैं टेस्ट आप लोगों को करा रहा हूँ। आप लोग टेस्ट को देते रहिए। आप पहले टॉपिक पढ़िए, फिर उसी से रिलेट करके जो टेस्ट है उसको देते रहिए। थोड़ा सा आगे आप लोगों को लगता रहेगा और आप बेहतर कर पाएंगे, बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अर्थ का आकार आप देखेंगे तो अर्थ का आकार ऐसे है। पूरा अच्छे से नहीं है, ठीक है। अंडाकार है। अर्थ का आकार कैसा है? अंडाकार है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि ध्रुवों की ओर थोड़ा चपटा है। ध्रुव ध्रुव ये जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे है, चपटा है, अंडाकार टाइप में, ठीक है। पोल्स चपटा है। विषुवत रेखा पर इसका मत चौड़ाई, ये जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसको नॉर्थ टू साउथ देखूं तो ये जो लेंथ है, नॉर्थ से साउथ की लेंथ लेंथ है 12,714 किलोमीटर की। और जो ये वाली लेंथ है, ये है आपका 12,756, ठीक है। तो यहाँ पे इस यहाँ पे इसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। और यानी कितनी ज़्यादा परसेंटेज में देखें तो 0.3% ये लंबाई ज़्यादा है। इस वाली लंबाई की अपेक्षा ये वाली लंबाई 0.3% ज़्यादा है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे। और ये घूर्णन, ये क्या होता है कि अंडाकार होने का कारण क्या है? अगर अंडाकार जब भी मतलब पृथ्वी बनी हुई तो गोल रही थी, लेकिन ये घूर्णन के कारण जब ये घूर्णन करने लगी तो बाकी जो ये वाली चीजें हैं क्षय होगा उसके कारण से। क्यों? यहाँ पे एक बल लगा हुआ है, अभिकेंद्री बल, ठीक है। अभिकेंद्री बल क्या होता है? अभी मतलब केंद्र की ओर लगने वाले बल के कारण से कोई चीज घूम रही है। आप एक चीज देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति है या कोई डांसर है जो अपने ही स्थान में बहुत तेजी से घूम रही है, तो एक टाइप से केंद्र की ओर लगने वाला बल। अभी हम यहाँ पर साइंस की तरफ नहीं जाएंगे, जब मैं साइंस कराऊंगा थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। केंद्र की ओर लगने वाला बल, अभी केंद्र बल। एक होता है अब केंद्र बल जो केंद्र से बाहर की ओर लगता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। वॉशिंग मशीन पे वर्क करती है, वॉशिंग मशीन, ठीक है। और अ, ये सब चीज़ें हैं, तो मैं इस पर भी नहीं जा रहा हूँ। साइंस का टॉपिक है अब केंद्र बल, अभी केंद्र बल। तो हमारे पास क्या है? इसके कारण से ये अ, अंडाकार है, घूर्णन, और घूर्णन अभी केंद्र बल के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तो हमने देख लिया कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है, ठीक है, यानी चपटा है, थोड़ा सा चपटा है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है वो करती क्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पे पृथ्वी अपने अक्ष पे एक तो परिक्रमा हमने पढ़ लिया था, ये हमने देखा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा रेवोल्यूशन
ये गति होती है जो परिक्रमा करती है, और एक होता है घूर्णन गति, परिभ्रमण, रोटेशन करती है। तो हम देखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में परिक्रमा लगाती है। परिक्रमा किसकी? सूरज की लगाती है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है, ऐसे, इस टाइप से। और अपने अक्ष में परिभ्रमण कर रही है, तो हमने देखा था कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती अपने अक्ष का। अपना मान लीजिए पृथ्वी है ऐसे, ये टिल्ट है, ये झुकाव भी देखेंगे, तो ये जो अपने अक्ष पे एक एक बार अपना चक्कर लगाएगी, ठीक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर मैं, पृथ्वी है ये, और सामने कोई एक मार्किंग लगा दें इस पे, पृथ्वी पे, और ये जब फिर से ये मार्किंग यहाँ घूम के जब फिर से इसे सामने आके मार्किंग है, तो ये एक चक्कर हुआ, और उस एक ये मार्किंग जब दोबारा से घूम के पृथ्वी जब मार्किंग फिर से सामने आ गई, तो एक चक्कर हो गया, और उसको लगाने में कितना टाइम लगा उसको? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में ये चक्कर लगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। चलिए, इसी के कारण क्या होता है? दिमाग अक्षीय झुकाव किसना? ये जो पृथ्वी, ये अक्ष वैसे तो सीधे होना चाहिए, जैसे ये है ऐसे होना चाहिए था, सीधे बिल्कुल सीधे, ये सीधे होना चाहिए था। झुकाव कितना है इसका? देखिए, ये जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये ये ऐसे सीधे है, सीधे, लेकिन ये सीधे ना है, तो कितना हल्का सा इस पे झुकाव है। कितना झुकाव? टिल्ट हो रखी है। कितना टिल्ट हो रखी है? पृथ्वी अपने कक्षीय तल ऑर्बिटल प्लेन से 66 डिग्री 5 मिनट का कोण बनाते हैं, और इसका अक्ष जो है ये कितना है? 23 यानी 23.5 डिग्री का झुकाव है इसका अपने अक्ष के लंबवत। ठीक है, तो चलते हैं। हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। पृथ्वी का आकार कैसा है, क्या है, कैसा है। एक चीज़ और देखते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, अभी हम इसमें भी ये गुरुत्वाकर्षण बल किसका कहाँ ज़्यादा लगता है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, और कहाँ पोल विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। ठीक है, और ये कारण क्या है? घूर्णन के अभिकेंद्री बल के कारण ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये हम जानेंगे आगे। हम अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसकी एक डायग्राम में बनाऊंगा। तो सबसे पहले आंतरिक संरचना क्या है उससे जानने से पहले मैं चीज देख लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या है। अगर हम, चलिए, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के लिए दो भागों में, एक प्रत्यक्ष स्रोत जो हमें दिखते हैं वो क्या है, और एक अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी है। देखिए, प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है कि जो हमें सीधे मिल जाए। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। तो उसमें हो गया ज्वालामुखी, हो गया ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, हो गया हम ड्रिल करके कुछ चट्टानों से कुछ निकालने, गहरी बोरिंग करके, ये सब चीजें। तो हमारा ये प्रत्यक्ष स्रोत है जो हमें सीधे सीधे मिलते हैं। खदानें हो गई, गहरी गहरी खदानें, जैसे सोने की खदानें हैं या बड़ी कोई भी कोयला खदानें हैं, तो ये सब जो होती हैं ये प्रत्यक्ष स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या होता है? अप्रत्यक्ष स्रोत ये एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि ये अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, यानी पृथ्वी के संरचना के बारे में अप्रत्यक्ष स्रोतों के एग्जाम्पल में कौन सा नहीं है या कौन सा है? उल्का पिंड। याद रखना, उल्का पिंड अप्रत्यक्ष स्रोत में आता है। क्यों? अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि उल्का पिंड हमें अप्रत्यक्ष का मतलब हमें डायरेक्ट जानकारी नहीं देता है। ये उल्का पिंड हमें मिलता तो है लेकिन डायरेक्ट जानकारी नहीं होता है। इसकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष स्रोत में रखा गया है। उल्का पिंड याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष स्रोत का उदाहरण है। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है। ठीक है, विभिन्न अक्षांशों पर, यह भी अप्रत्यक्ष स्रोत के उदाहरण है। तीसरा, चुंबकीय सर्वेक्षण। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि सीधे सीधे जिसको हम देख नहीं सकते हैं। अब ये कहेंगे आप लोग कि उल्का पिंड हम देख सकते हैं, हालांकि इसको इसमें रखा गया है क्योंकि ये हमारे ग्रह से रिलेट नहीं करता है। ठीक है,
चुंबकीय सर्वेक्षण हो गया, और एक तापमान, दबाव और घनत्व के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करते हैं। और ये तापमान, दबाव और घनत्व कैसे मिलेगा? जब हम ड्रिलिंग वगैरह करते हैं तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट वगैरह में इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब इस आधार पर हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत क्या हैं। एक प्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें हमने ये देखा कि स्रोत में ज्वालामुखी, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट या फिर खदानें, जैसे इनसे जो प्रत्यक्ष चीज़ें मिलती हैं उससे हम जानकारी लेते हैं। और अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय सर्वेक्षण, तापमान, दबाव और घनत्व आदि। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, सिंपल सी चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है कैसी है। अगर हम एक पृथ्वी का बनाते हैं तो सबसे ऊपरी पार्ट होता है जो हमें दिखता है। मान लीजिए ये पृथ्वी है पूरी, ठीक है, उसमें से हमने एक पार्ट निकाल लिया है ये काट के, ठीक है। तो सबसे पहले गोल पृथ्वी में से एक पीस है। तो सबसे ऊपर होता है क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब जो हमें दिखता है, प्रॉपर्टी जो होती है उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके बीच में होता है मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, और सबसे अंदर में क्या होता है? कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल, कोर होता है। तो जो ऊपर क्रस्ट होता है, क्रस्ट होता है, जो ऊपर हिस्सा क्रस्ट होता है, वो प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में अगर देखेंगे तो ये किससे बनती है? सिलिका और किससे बनती है? एल्यूमिनियम से। तो सियाल, ये लिखा होगा सियाल, सियाल ऊपर सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? मेंटल में ये बीच वाला पार्ट होता है, अभी हमने देखा था ये वाला पार्ट, ये क्रस्ट, ये ऊपर वाला क्रस्ट, मेंटल कोर। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया ये क्रस्ट, मेंटल। मेंटल होता है ये मध्य भाग है, और ये सिलिका और मैग्नीशियम से, एमजी, सीमा, एमजी, सिलिका मैग्नीशियम से बनता है। सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से मेंटल पार्ट किससे बना हुआ है? सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम से, सीमा, मैग्नीशियम सीमा कह सकते हैं हम, सीमा, मैग्नीशियम, ठीक है। और निचला है क्रस्ट, मेंटल, कोर हो गया। कोर जो है निफे, निकिल और लोहा से, जो क्रस्ट कोर है वो निकिल और लोहा से बना है, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखेंगे, ज्वालामुखी से समय निकलने वाला जो मैग्मा है यहीं से आता है। कहाँ से? मेंटल से। मेंटल को हम अभी एक डायग्राम के थ्रू अभी समझेंगे कि जो ऊपर वाला है उस पार्ट को क्या हम कहते हैं। उसको हम सबसे पहले कहते हैं ऊपरी लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। दूसरा हमारा जो पार्ट होता है उसको एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। तीसरा पार्ट होता है मीसोस्फेयर, ठीक है, मीसोस्फेयर। और आंतरिक बेरिस्फेयर, बैरिस्फेयर, बैरिस्फेयर। ये इसके दो पार्ट हैं, आंतरिक बैरिस्फेयर और बाह्य स्फेयर, बाह्य और आंतरिक बैरिस्फेयर। सबसे पहले लिथोस्फेयर, दूसरा एस्थेनोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, और बाहरी बैरिस्फेयर, और उसके बाद आंतरिक बैरिस्फेयर। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो हमारा एस्थेनोस्फेयर जो बनता है, एस्थेनोस्फेयर, ये जो सबसे पहले जो लिथोस्फेयर का जो एस्थेनोस्फेयर होता है, इसी को दुर्बलता मंडल कहते हैं। दुर्बल होता है, जब दुर्बल होगा तो यहीं पे जब दुर्बल होगा तो यहाँ पे दबाव पड़ने के कारण से यहीं पे लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड हल्का मतलब सेमी लिक्विड में होता है, तो यही दबाव पड़ने पर ऊपर निकलता है। मैग्मा यहीं से आता है। तो मैग्मा का यही लिखा हुआ है कि ज्वालामुखी से निकलने से मैग्मा यही एस्थेनोस्फेयर से ही आएगा। एस्थेनोस्फेयर मतलब दुर्बलता मंडल से ही निकल के आता है, ठीक है। और आप देखेंगे जो मीसोस्फेयर होता है ये बेसिकली दबाव के कारण यहाँ हल्का मतलब हल्का इतना मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो मीसोस्फेयर, इसको मैं अभी अलग से डायग्राम में समझा दूंगा। अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको थोड़ा सा, अभी अलग से डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। चलिए, तो हमने देखा क्रोड वाला हिस्सा देख लिया। क्रोड में क्या है? क्रोड ये सबसे आंतरिक भाग है, बाहरी भाग में निकल और फेरिस, फेरियम लोहा यानी लोहा से बना हुआ है। इसी कारण से इसमें चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। ये क्रोड की बात करिए। अब एक चीज हम देखेंगे कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कि जो ऊपरी क्रस्ट है ना, क्रस्ट क्रस्ट यानी ऊपरी मंडल है, ऊपरी भू प्रॉपर्टी है, ऊपरी भू प्रॉपर्टी है, ऊपर वाला हिस्सा है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है,
ये ऊपर जो क्रस्ट वाला हिस्सा, क्रस्ट मेंटल कोर जो ऊपरी क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया था, तो वो ऑक्सीजन तत्व कौन सा सबसे ज्यादा पाया था, ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर एल्युमिनियम और चौथे नंबर पे लोहा। तो क्रस्ट में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम और लोहा। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46% ऑक्सीजन पाई, सिलिकॉन 27% मान लगभग, और एल्युमिनियम 8% लगभग, और लोहा 5%। तो याद रखिएगा, ओसी अल्फी, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और एफी। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, एफी याद कर लीजिए। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, भू प्रॉपर्टी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है। अभी हम पूरी पृथ्वी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी में सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले ये ऐसे है, समझ लीजिए ये सेंटर पार्ट है, ये सेंटर है पृथ्वी का, ठीक है। जैसे कि अगर ये पृथ्वी है, उसका सिर्फ इतना ही पार्ट हमने ये निकाला है, इतना पार्ट हम निकाल के ये बाकी अगर हम सब मिटा दें, तो ये वाला सिर्फ इतना पार्ट है, ये वाला, इस वाले पार्ट को हम निकाल के यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हम पूरी पृथ्वी को नहीं, 3 डायमेंशन में नहीं है, ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें, होल होल अर्थ की बात करें, तो सबसे पूरे अर्थ की बात करें, पूरे अर्थ, ये हम अभी सिर्फ भू प्रकृति की देख रहे थे। ये जो ये चीजें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा, ये सिर्फ ऊपरी वाले हिस्से हैं। यानी अगर ये वाले हिस्से की बात करेंगे, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें यहाँ से लेके, अगर हम इस वाली पृथ्वी की बात करें, पूरे होल पृथ्वी की बात करें, तो ये होल पृथ्वी की बात करें, होल पृथ्वी की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, लोहा। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पे सिलिकॉन, चौथे नंबर पे मैग्नीशियम, तो पांचवें नंबर पे निकेल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कितना, लोहा कितना है, 35% है, ऑक्सीजन 30% है, और ये 15% है, और मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4%, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूरी पृथ्वी में लोहा पाया जाता है, सिर्फ भू प्रकृति में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऊपरी हिस्से में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, दूसरे में सिलिकॉन, और पूरी पृथ्वी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, ठीक है। दूसरे पे ऑक्सीजन एक सजाने के लिए आ जाता है कभी कभार, तो ये चीजें हमें याद रखनी है। अब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको वो चीज़ बता देते हैं जो हमारे एग्जाम कॉम्पिटिशन इम्पोर्टेंट है। ब्लू, नीला अगर आपको पता है पृथ्वी कहते हैं, 71% जल के वजह से ब्लू प्लैनेट कहते हैं। औसत घनत्व पृथ्वी का कितना है, 5.51 ग्राम सेंटीमीटर। अब देखो, घनत्व का मतलब जो पृथ्वी है, हम ऊपर से नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, सब घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। घनत्व बढ़ता, ऊपर पे कुछ और है, फिर मिडिल कुछ और है, सेंटर पार्ट पे कुछ और है। तो कुल मिला के औसत घनत्व अगर निकालेंगे तो 5.51% ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका प्लान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर हमें कोई चीज़ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर फेंकना है, तो दोबारा पृथ्वी पर ना आए, तो उसको हमें 11.2 किलोमीटर पर आवर की गति से तेज फेंकना होगा, तब वो दौड़ के पृथ्वी तक नहीं आएगी, ठीक हो गया। अब एक चीज़ मुझे समझाना थी, वो मैं डायग्राम एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये सब नोट्स में पढ़ा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार ये डायग्राम बना के इसको मैं समझा दूँ, ये टॉपिक भी हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, तो अगले टॉपिक से हम देखेंगे। तो चलिए एक डायग्राम ये बनाते हैं, यही जिस पृथ्वी का एक पार्ट लेते हैं ये, ठीक है। चलिए तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए एक चीज़ देखते हैं। ये वाला हिस्सा, तो ऊपरी हिस्सा जो है हमारा क्रस्ट हो गया, निचला हो गया मेंटल, और सबसे नीचे वाला कोर। तो ये ऊपर हमने देखा क्रस्ट,
ऐसे मैं कलर चेंज कर दूँ यहाँ पे। ये देखिए, हम इसको देख लेते हैं। ये वाला जो इतना हिस्सा है ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्रस्ट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये मेंटल हो गया। और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो हो गया वो कोर हो गया। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर। अब इसको हम ऊपर डिवाइड डिवाइड किसमें होता है? ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ठीक है, फिर ऊपरी कोर, निचला कोर। इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? बिल्कुल। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है क्रस्ट और मेंटल, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में देखें तो हाँ, क्रस्ट मेंटल कोर, ये जो 0 से 34 किलोमीटर, ये याद रखना है तो कर सकते हैं, वैसे कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। 34, 2900 और यहाँ पे 6371, ये किलोमीटर में, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ऊपरी हिस्सा, ये अगर हम इसमें थोड़ा सा और देखें ऐसे बना सकते हैं। ये महासागरीय तल है, महासागरीय तल, यहाँ पे क्योंकि महासागर है, ये ऊपर नहीं, ऐसे ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो ऊपर ये यहाँ पे ये महासागर, ये हमारा ऊपर पहाड़ है, ऐसे पेड़ है, पहाड़ है, ये सब चीजें यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा सियाल है, सिलिका एल्यूमिनियम से बना, ये पूरा सियाल, और ये सीमा, सिलिका मैग्नीशियम से। और तीसरा निफे, ये इससे बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज आप देखेंगे कि जो महाद्वीप का क्रस्ट होता है, अब आप अंदाजा लगाइए, ये गड्ढा हो रखा है। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे पानी भरा हुआ, तो आप ये कहेंगे कि जो ये महाद्वीप हो गया और ये महासागर हो गया, तो किसका क्षेत्र मोटा है? महाद्वीपी क्रस्ट मोटा है और महासागरीय क्रस्ट पतला है। यही तो हो गया ना, ये पतला मतलब इधर हो गया, ये पूरा हो गया। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक एक एग्जाम में पता है क्या आता है कि ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में इसको सजाइए। तो इसमें इसको हमने उसमें मतलब सॉलिड सॉलिड से लेके लिक्विड अवस्था में इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में, जैसे सबसे पहले हमने देखा कि ये लिथोस्फेयर है, इंग्लिश में पूछी जाती है लिथोस्फेयर, स्फेयर या लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, स्थल मंडल, स्थल मंडल। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया एस्थेनोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, ये इसको हम बोलते हैं दुर्बलता मंडल। तीसरा हो गया हमारा मीसोस्फेयर, मीसोस्फेयर। ठीक है, इसको मध्य मंडल बोलते हैं, मध्य मंडल। और चौथा हमारा हो गया बैरिस्फेयर। ठीक है, इसको भी हमने आउटर आउटर में बांटा, इनर में बांटा है, तो बाहरी बैरिस्फेयर और आंतरिक बैरिस्फेयर। टोटल मिला के ऊपर से नीचे यही जो है हमारा, ये 0 से लेकर 671 किलोमीटर तक ये चीज़ है। ये एग्जाम में सजाने के लिए आता है कि इसको पृथ्वी से ऊपर से नीचे घटते क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे जाते समय या नीचे से ऊपर केंद्र से ऊपर आते समय इसको दर्शाइए, बढ़ाते लगाइए, ये सब चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और एक बात ध्यान रखना, दुर्बलता मंडल जो ये है दुर्बलता मंडल, इस दुर्बलता मंडल में भी इसीलिए हम देखते हैं कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट वाला है 0 से 34 वाला, 0 से 34 किलोमीटर है, फिर इसमें लिथोस्फीयर का पार्ट इसमें इतने में आ जाता है। तो ये सब बहुत डिटेल में नहीं जाना है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मेन मेन चीज़ हमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमें पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे कि पृथ्वी की गहराई, जैसे जैसे हम गहराई पे जाएंगे वह वैसे वैसे क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 32 मीटर। ठीक है, और रेडियो ये क्यों होता है?
कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ये क्यों बढ़ता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जितना रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ये तापमान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ये चीजें बढ़ती हैं। ठीक हो गया। अगर हम देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला ये ठोस में है, ये ठोस में है, इसमें है ठोस में है। फिर उसके बाद नीचे है निचला मंडल जो इस तरह से होता है, ये दबाव के कारण ये भी मतलब ठोस में होता है। तो यहाँ पे और ये वाला हिस्सा जो हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला हम देखेंगे तो ये वाला ये ये हमारा लिक्विड फॉर्म होता है, तरल अवस्था में होता है। और इसका द्रव्यमान और घनत्व इतना ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ये तो ये ठोस अवस्था में ये बिल्कुल कोर का आंतरिक पार्ट है। ये ठोस अवस्था में, ये तरल अवस्था में। इसका भी हल्का हल्का यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर वगैरह हाई होता है, तो यहाँ पे भी ये ठोस अवस्था में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बिल्कुल केंद्रीय भाग जो ठोस है उसके ऊपर तरल पदार्थ है। ठीक है, उसी तरल पदार्थ है। ये दुर्बल है, ये यहाँ पे ये क्या है लिक्विड फॉर्म में है, ये ऊपर वाला। और यहीं से ये वाला, ये मतलब ये समझ का पार्ट है। और यहीं से हमारा जो मैग्मा है निकल के आता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव चीजें बढ़ती जाती है नीचे जाने से। सेमी सॉलिड है। ठीक है, यानी अर्ध तरल है। ऊपरी मेंटल जो होता है, मेंटल का ऊपरी पार्ट जो होता है अर्ध तरल है, यहीं से हमारा निकल के आता है, मैग्मा बाहर आता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। ओके, इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हमारा अब पृथ्वी अक्षांश से चलते हैं। पृथ्वी के अंदर की चीजें हमने देख ली, बाहर की चीजें हमने देखी। अब हम पृथ्वी के बाहर की चीजों को और डिटेल में देखेंगे कि अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा। एक क्लास में अक्षांश देशांतर, उसके बाद एक एक क्लास में ये सब चीजें बेस वेस सब एक एक क्लास में देख के खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। कैसे? सब्सक्राइब करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच।